हेलो गाइज, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस थे जो 2016 में पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हम देख लिए थे। इस वीडियो में हम जितने भी ऑप्शंस वाले सवाल बिहार बोर्ड के द्वारा वर्ष 2016 में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में आप अंतिम तक बने रहें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने इस तरह की बेल की घंटी आएगी, तो उस बेल की घंटी को भी आप दबा दें ताकि आप साइंस में आगे भी हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, विद्युत फ्यूज जो होता है यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत धारा के कुल मिलाकर के 3 प्रभाव होते हैं। पहला होता है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा होता है चुंबकीय प्रभाव और तीसरा होता है रासायनिक प्रभाव। जिसमें अगर हम बात करते हैं विद्युत फ्यूज की, तो विद्युत फ्यूज जो होता है यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। जितने भी मोटर होते हैं वे सभी के सभी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं। तो इस सवाल से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। दूसरा सवाल है आपका, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखिए, आर बराबर एक फार्मूला होता है V/I, यानी कि आर बराबर क्या हो जाता है V/I। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं आर को क्या कहा जाता है, तो आर को प्रतिरोध कहा जाता है। आर को हम प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और इसे उल्टा लोटा इस तरह से सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा मिलती है। तो बैटरी से हमें दिष्ट धारा मिलती है और बैटरी और साथ ही साथ जो भी डीसी डायनेमो होते हैं उससे भी हमें दिष्ट धारा मिलती है। और अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा की, तो जितने भी एसी डायनेमो होते हैं उन सभी से आपको अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा मिलती है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है, दाढ़ी बनाने के दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब दाढ़ी जो हम लोग बनाते हैं तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और हम अपना चेहरा देखने के लिए भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर क्या होता है, तो गाड़ियाँ जो होती है, जो भी गाड़ियाँ होती है उसमें साइड में जो दर्पण लगा हुआ होता है उसी दर्पण को साइड मिरर कहा जाता है। अब हम अगर बात करें समतल दर्पण की, समतल दर्पण से आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए समतल दर्पण का आकार कितना होना चाहिए, मतलब कितना बड़ा आपको समतल दर्पण लेना होगा। तो याद रखिएगा, आप किसी भी चीज़ का अगर मान लीजिए पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज़ का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उसके लिए दर्पण का जो आकार होता है वह उससे आधा होना चाहिए, कम से कम उससे आधा होना चाहिए, तब आप उस चीज़ का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए एक आदमी जो है वह अगर 4 फीट का है, अगर एक आदमी 4 फीट का है तो उसके लिए दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए जिससे वह अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देख पाए। तो उसके लिए दर्पण की लंबाई होनी चाहिए 2 फीट, यानी कि उससे आधा होना चाहिए, तब वह अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देख पाएगा। तो आपका जवाब हो जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, इसको बताने से पहले हम आपको बता दें। देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक हो जाता है वोल्ट। एम्पियर किसका मात्रक है, तो यह विद्युत धारा का मात्रक हो जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाता है एम्पियर। कूलम्ब ये आवेश का मात्रक होता है। और अगर हम बात करें वाट की, तो वाट जो होता है यह शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है, वाट होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने, कुल मिला के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। और प्रकाश अगर हम बात करते हैं, प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम होता है वह क्या होता है कि कोण आई जो होता है वह कोण आर के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और परावर्तन का दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही समतल में होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम का, तो अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, पहला नियम होता है आपतित किरण,
अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही समतल में होते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है एक नियतांक। यह प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के इसी दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ये आपके लिए मोस्ट भी आई है। तो इस चीज़ को इसको आप याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। ये आपके लिए मोस्ट भी आई हो जाता है, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 1 वोल्ट कहलाता है 1 वोल्ट। अगर हम बात करते हैं 1 वोल्ट की, वोल्ट यानी कि विभवांतर, V बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो V बराबर होता है W/Q, यानी कि कार्य बटा आवेश। अब कार्य बटे आवेश की बात करते हैं तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, यानी कि जूल प्रति कूलम्ब हम देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो हमें जूल प्रति कूलम्ब किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऐसे सवाल काफ़ी आसान होते हैं, बस आपको अगर 1 वोल्ट दिया हुआ है तो आप V बराबर फार्मूला याद रखें कि V बराबर फार्मूला होता क्या है। तो देखिए V बराबर फार्मूला हो जाता है W/Q। अब यहाँ से हम इसका मात्रक लिख दिए, W क्या है? कार्य है, तो कार्य का मात्रक जूल हो जाता है और आवेश का मात्रक कूलम्ब हो जाता है। तो जूल प्रति कूलम्ब हमें किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखिए श्वसन की क्रिया में क्या होता है? तो श्वसन की क्रिया में C6H12O6 या ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज ईंधन का काम करता है। श्वसन की क्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज ईंधन का काम करता है और ईंधन जलता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। अब कोई भी चीज़ अगर जलता है तो उससे ऊष्मा निकलता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब अगर हम बात करें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा लिया जाता है, जिसमें ऊष्मा लिया जाता है उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? तो संयोजन अभिक्रिया में 2 पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि 2 छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऐसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है? वियोग होता है। तो ऐसे अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इस काफ़ी सभी के सभी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं और इसमें से हम क्या करेंगे, जितने भी सवाल दिए जाएंगे उस सभी से कम हम 4 से 5 सवाल प्रत्येक सवाल से निकालेंगे, ताकि आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। और ये जितने भी सवाल हैं सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप जो है प्रत्येक सवाल के साथ उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा रही हैं उस चीज़ों को भी आप अपने कॉपी में नोट करते जाया करें। ये सवाल आपको बार बार जो है आपको ये सवाल देखने के लिए मिलता है, तो अगर इस चीज़ को आप नोट करते जाते हैं तो आगे कहीं भी आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी। और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अपना टारगेट रखें कि कम से कम आपको 400 प्लस नंबर तो लाना ही है, क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड में अब 400 प्लस नंबर लाना ये बहुत ही आसान चीज़ हो गया है और इसको आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो विद्युत का सबसे सर्वोत्तम जो सुचालक होता है वह कौन होता है? चांदी होता है। चांदी का संकेत क्या होता है? तो चांदी का संकेत हो जाता है Ag। अब आपसे पूछ दिया जाता है कि चांदी का लैटिन नाम क्या होता है? तो चांदी का जो लैटिन नाम होता है वह होता है अर्जेंटीनम। चांदी का लैटिन नाम क्या होता है? अर्जेंटीनम होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ से इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल आपसे बन जाते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। तो चांदी जो होता है यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम जो होता है यह हल्की धातु होती है और हल्का होने के कारण ही इसका उपयोग हवाई जहाज़ों में भी किया जाता है। हवाई जहाज़ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और जो भी रेलगाड़ियाँ होती है तो रेलगाड़ी के जो अधिकांश पार्ट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखें। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं।
सवाल नंबर 10 को देखते हैं, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम आवर्त सारणी से थोड़ा आपका परिचय करा दें। देखिए आवर्त सारणी का उदग्र स्तंभ कौन कहलाता है। तो जो भी ये खड़ी लाइनें आपको दिख रही है, इन सभी खड़ी लाइनों को उदग्र स्तंभ कहा जाता है और इसकी कुल संख्या 18 होती है। और अगर हम बात करें इस तरह के लाइनों की, तो ये जो सोई हुई लाइनें हैं जिसको क्षैतिज लाइनें कहा जाता है और इसकी कुल संख्या कितनी होती है, तो इसकी कुल संख्या 7 होती है। अब अगर हम बात करते हैं इन उदग्र स्तंभों की, तो इन उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, इन उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है और इसकी कुल संख्या 18 होती है। और ये जो क्षैतिज लाइनें होती है इसको आवर्त कहा जाता है और आवर्त की वर्तमान में कुल संख्या 7 होती है। तो अब आपका सवाल क्या था, और देखिए इससे पहले हम थोड़ा सा आपको सवाल को डिस्कस करवाएं। इससे पहले हम आवर्त सारणी के बारे में कुछ और बातों को आपको बता देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें पहले स्तंभ की, पहले वर्ग को, तो पहले वर्ग के पहले वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं इन सभी तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है और ये सभी के सभी धातु हैं। पहले सभी वर्गों को क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु कहा जाता है और दूसरे वर्ग के सभी धातुओं को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। इसे भी आप याद रखें, दूसरे वर्ग के सभी धातुओं को क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। अब अगर हम बात करें, अगर हम वर्ग 17 की बात करते हैं तो वर्ग 17 को हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। वर्ग 17 को क्या कहा जाता है, हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अगर हम बात करते हैं वर्ग 18 की, तो वर्ग 18 को क्या कहा जाता है, तो इसके अंदर सभी के सभी अक्रिय गैस आते हैं। तो इसके अंदर सभी अक्रिय गैस आते हैं तो इसको अक्रिय गैस वाले समूह या फिर इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इन सभी गैसों को नोबेल गैस भी कहा जाता है। और इसकी कुल संख्या 6 होती है। नोबेल गैस की कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इसमें कौन कौन से गैस आते हैं, देखिए इसके अंतर्गत आ जाता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। जिसमें अगर हम बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम जो है प्रकृति में सबसे हल्की गैस होती है। नियोन की बात करते हैं तो इसको नियोन बल्ब में भरा जाता है। आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस की मात्रा वायुमंडल की होती है। वायुमंडल में अगर आपसे पूछ दे सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सा है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सा पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है। तो इस सवाल से आपको इतनी ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। अब देखिए आपका सवाल क्या था, आपका सवाल था आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं। तो उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो वर्ग कहा जाता है और क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो जितने भी सवाल आपको बताए जाते हैं उसको काफ़ी अच्छे से आप अध्ययन कर लिया करें, तो विज्ञान में आपको कहीं भी, विज्ञान की दुनिया में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिलता रहे। और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो देते रहें और क्वेश्चंस करवाते रहें। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो इसमें से उपधातु कौन सा हो जाता है, लोहा बिल्कुल उपधातु नहीं है, कॉपर भी नहीं है, निकेल ये भी नहीं है, Sb एंटीमनी ये आपका उपधातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए Sb यानी कि एंटीमनी आता कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा। अगर हम उपधातु की बात करते हैं तो उपधातु की कुल संख्या 7 होती है। इसको हम आपको इस आवर्त सारणी से गिना देते हैं। सबसे पहले आपका हो जाता है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Sb एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इसकी कुल संख्या क्या है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि अगर आपसे पूछ दिया जाए उपधातु की कुल संख्या कितनी होती है, तो उपधातु की कुल संख्या 7 होती है। ठीक है, जिसमें आपका Sb दिया हुआ था। Sb क्या है, यह एक उपधातु है। तो इन सभी उपधातुओं को आप याद रखें कौन कौन होता है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Sb एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। कुल 7 उपधातु होते हैं। तो इसमें आपका उपधातु कौन सा हो जाता है, Sb यानी कि एंटीमनी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका पीतल क्या है। देखिए पीतल जो होता है, पीतल जो होता है यह तांबा प्लस जिंक, तांबा का संकेत होता है Cu और जिंक का संकेत होता है
Zn। यानी पीतल जो होता है यह तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। तो पीतल क्या है, यह एक मिश्र धातु है। देखिए एक ट्रिक होता है पिताजी, पिताजी, पी से हो गया पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। तो पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। तो इस ट्रिक को आप याद रख करके इस सवाल का जवाब आप आसानी से याद रख सकते हैं और इसको आप कभी भूलेंगे भी नहीं। नेक्स्ट सवाल है आपका, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन जो भी होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है। और जितने भी क्षारीय विलयन होते हैं उसका पीएच मान 7 से लेकर के 14 के बीच होता है। और जितने भी उदासीन विलयन होते हैं उस सभी का पीएच मान 7 होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा आपका, अम्लीय विलयन का पीएच मान हो जाएगा 7 से कम, यानी कि 0 से 7 के बीच होता है तो 7 से कम हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं हाइड्रोजन की सांद्रता। इसको आप हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजन की सांद्रता। ठीक है। अच्छा, पीएच की खोज सबसे पहले किसने की थी, यानी पीएच मान सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था सोरेनसन, सोरेनसन। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले क्या किया था, पीएच मान का खोज किया था। इसको भी आप याद रखिएगा, कभी कभी सवाल में ये भी पूछ लेता है। तो इस सवाल से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो आपका हो जाएगा मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। एथेन का सूत्र हो जाता है C2H6। प्रोपेन का हो जाएगा C3H8। और ब्यूटेन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो C4H10। ये ब्यूटेन का सूत्र हो जाएगा। इन सभी को आप याद रखें। ठीक है। और ये सभी के सभी जितने भी हैं तो ये सभी के सभी किस ग्रुप में आते हैं, तो ये सभी के सभी एल्केन ग्रुप कहलाते हैं। ये सभी के सभी कौन से ग्रुप कहलाते हैं, एल्केन ग्रुप कहलाते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं एल्केन ग्रुप की, अगर हम एल्केन ग्रुप की बात करें तो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। यह एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाता है। अब इससे आप इसमें मान रख करके आप सभी फार्मूला को आसानी से बना सकते हैं। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है। इन सभी फार्मूला को आप याद रखें, भविष्य में यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत बार इन सवालों को पूछा भी जा चुका है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कूटपाद किस में पाया जाता है, तो देखिए कूटपाद की बात की जाए तो कूटपाद जो होता है यह अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। अमीबा क्या होता है, तो अमीबा जो है यह एक कोशिकीय जीव होता है और इसके शरीर का आकार बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है। तो जब भोजन इसके आसपास होता है तो यह अपने उंगली की जैसी दो संरचना निकालता है और यह भोजन को अच्छी तरह से घेर लेता है। तो इसी उंगली जैसी जो दो संरचनाएं होती हैं इसी को कूटपाद कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, कूटपाद कहा जाता है। इसका एक और नाम है, इसको कूटपाद या फिर इसको पादाप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कूटपाद या पादाप, दोनों इसका नाम है। यानी कि आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो अब अगर आपसे पूछ दे कि अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद या फिर पादाप की सहायता से पकड़ता है और इसी के द्वारा यह गति भी करता है। अगर हम बात करते हैं पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम जो है यह अपना भोजन, पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो पैरामीशियम यह किसकी सहायता से गति करता है, तो इसमें पाया जाता है सीलिया और सीलिया के द्वारा यह अपनी गति करता है। और अमीबा अपनी गति किससे करता है, कूटपाद से करता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 16, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूल के द्वारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। अगर जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं अगर उसमें फूल नहीं पाया जाएगा तो उसमें लैंगिक जनन की क्रियाएं नहीं होगी। यानी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किससे होगा, फूल के द्वारा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका,
निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जन से कौन संबंध रखता है? तो उत्सर्जन से संबंध रखता है वृक्क, या फिर इसी को किडनी भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में किडनी की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में किडनी की कुल संख्या 2 होती है। किडनी का वजन कितना होता है? तो इसका वजन जो होता है लगभग 150 ग्राम के आसपास होता है। यह हमारे शरीर में उत्सर्जन का काम करता है। ठीक है। अगर हम अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय जो है यह हमारे शरीर में मिश्रित ग्रंथि का काम करता है, यानी कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों में काम आता है, इसीलिए इसको मिश्रित स्रावित ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल को कर लेते हैं। शुक्राणु किस में बनता है? देखिए शुक्राणु जो है यह मानव जनन तंत्र का भाग है, और शुक्राणु की बात करें तो यह वृषण में बनता है। शुक्राणु किस में बनता है? वृषण में बनता है। अब वृषण की कुल संख्या कितनी होती है? तो वृषण की कुल संख्या होती है 2। इसको टेस्टिस भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? टेस्टिस कहा जाता है। टेस्टिस की कुल संख्या 2 होती है, और इसी में क्या होता है? तो इसी में शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 19 है आपका, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु प्राकृतिक संसाधन है, मृदा प्राकृतिक संसाधन है, जल ये भी प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अंतिम सवाल है आपका सवाल नंबर 20, इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में मधुमेह नामक रोग होता है। अगर हम बात करते हैं घेघा की, तो घेघा हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, और थायराइड ग्रंथि के फूलने से ही हमारे शरीर में घेघा नामक रोग होता है। और थायराइड ग्रंथि जो होती है यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और अगर हम बात करते हैं बौनापन किसकी कमी से होता है, तो हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, और अगर वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर में कम स्रावित हो तो इसकी कमी से क्या होता है हमारे शरीर में? तो बौनापन नामक रोग होता है। कुल मिलाकर के 20 सवाल कर चुके हैं। अब इसमें से इसी से एक सवाल आपसे पूछते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। आपको बताना है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये रहा आपका सवाल, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। आपको बताना है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने वृक्ष्म मनुष्य के हृदय में पाए जाते हैं, तो इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसी तरह से अगर आप इससे भी बेहतर वीडियो पाना चाहते हैं साइंस की दुनिया में, और अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर के आपको लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से जाकर के आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।